दोस्तों नमस्कार। दोस्तों जब हमने अपनी ऐसे राइटिंग की क्लास शुरू की थी तो हमने सबसे पहले जो 68th बीपीएससी मेंस में पूछे गए ऐसे हैं उनको सॉल्व करना शुरू किया था। आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम दूसरा ऐसे देखने वाले हैं। देखिए ये ऐसे क्या है, गुड आर्ट शुड एल्यूमिनेट अवर एक्सपीरियंस और रिवील ट्रुथ। अब इसका हिंदी में मतलब क्या हो गया कि उत्कृष्ट कला हमारे अनुभव को प्रकाशित करती है या सत्य को दर्शाती है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम कोई भी आंसर अगर शुरू करेंगे तो सबसे पहले हम उसमें कोटेशन लिखेंगे। इसके लिए कोटेशन है पाब्लो पिकासो का। पाब्लो पिकासो एक बहुत बड़े पेंटर रहे हैं। आपको पता है कि पिकासो का ऐप भी आता है, बहुत सारे लोगों ने यूज़ भी किया होगा। ये उन्हीं के नाम पे है, पाब्लो पिकासो। ये कहते हैं कि आर्ट इज़ द लाइट दैट एनेबल्स अस टू रियलाइज़ द ट्रुथ। अब दोस्त इसको आप हिंदी में ट्रांसलेट करके नहीं लिख देना कि आर्ट जो है एक झूठ है जो हमें सच दिखाने की कोशिश करता है। मतलब बहुत ही ख़राब लगेगा ये आम बोलचाल की भाषा में अगर आप इस तरह के सेंटेंसेस को यूज़ करोगे आंसर राइटिंग में, खासकर जो हिंदी मीडियम वाले हैं। तो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपकी जो भाषा है ना लिखने वाली, वो थोड़ा सा स्टैंडर्ड उसका हाई होना चाहिए। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि हिंदी मीडियम में मार्क्स नहीं मिलते। वो रीज़न यही है कि मैंने काफ़ी बच्चों के आंसर शीट देखे हैं कि वो जैसे हम बातचीत करते हैं बोलचाल की भाषा में ही वो अपने आंसर्स लिखते हैं। तो उस चीज़ को थोड़ा सा अवॉइड करिएगा। तो इंट्रोडक्शन में हम क्या लिखेंगे, आर्ट हैज़ बीन अ कंपेनियन टू ह्यूमैनिटी थ्रू आउट हिस्ट्री, expressing emotion, stories, perspectives that words alone may struggle to convey। आर्ट फॉर्म दोस्तों कई तरीके के हो सकते हैं। म्यूज़िक है, लिटरेचर है, पेंटिंग है। तो ये आर्ट क्या सिर्फ अभी ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट है? नहीं ना, ये तो हिस्ट्री से ही चलती आ रही है। आपने देखा होगा अजंता पेंटिंग के बारे में अगर हम बात करें, वहाँ पे आपने जो बोधिसत्वा के पेंटिंग देखे हैं तो वो तो हज़ारों साल पुराने हैं। वहीं अगर आप इससे भी पीछे अगर जाना चाहते हैं तो स्टोन एज में जो प्री हिस्टोरिक टाइम था उसमें भिम्बेटका रॉक पेंटिंग्स जो लगभग 10,000 साल पुरानी है। तो उन पेंटिंग्स को आपको देख के लगेगा कि वहाँ के लोगों की लाइफस्टाइल क्या थी, है ना। वहाँ पे दिखाया गया है कि हंटर थे, गैदरर्स थे, शिकार करते थे। तो ये सब चीज़ें देख के एक मैसेज कन्वे किया जाता है। अब उस समय 10,000 साल पुराना जो स्टोरेज था वहाँ पे तो कोई लैंग्वेज का डेवलपमेंट था नहीं, या स्क्रिप्ट तो कोई डिस्कवर हुई नहीं है। तो वो जो मैसेज है वो किसके ज़रिए हमारे पास आया है, वो आया है आर्ट फॉर्म के ज़रिए। ठीक है, तो ऐसे सिर्फ इंडिया में नहीं, ऐसे पूरे वर्ल्ड में इस तरीके के जो स्टोन एज पेंटिंग्स हैं वो डिस्कवर किए गए हैं। While art takes on various forms from painting to sculptures and from music to literature, one common belief persists: good art has the ability to illuminate our experience and reveal truth। अब ये बड़ा स्पेसिफिक है जो हमारा ऐसे पूछा गया है उसी के उसी के संदर्भ में कि आर्ट फॉर्म तो किसी तरीके का हो सकता है। वो पेंटिंग हो सकती है, स्कल्पचर्स हो सकता है, गाने हो सकते हैं, लिटरेचर हो सकता है। पर एक जो हमारा कॉमन बिलीफ है वो ये है कि जो गुड आर्ट होता है, उत्कृष्ट कला होती है, ये हमारे अनुभव को प्रकाशित करती है और सत्य को भी दर्शाने की कोशिश करती है। ये कैसे करती है वो हम आगे देखेंगे। इन सिंपल टर्म्स इट हेल्प्स अस सी द वर्ल्ड इन न्यू एंड इंसाइटफुल वेज। ये हमें दुनिया को एक नए नज़रिए से दिखाने की कोशिश करती है। अब दोस्त देखिए, यहाँ पे आप एक चीज़ पे ध्यान दीजिएगा, ये गुड आर्ट के बारे में पूछा गया है। आर्ट तो कुछ भी हो सकता है। एक बच्चा भी पेंटिंग, ड्राइंग, कार्टून की पिक्चर बना सकता है। तो वो क्या आप उसको गुड आर्ट में शामिल करोगे? क्या आपको वो लगता है कि मिकी माउस का पेंटिंग कुछ मैसेज कन्वे करने की कोशिश करता है? नहीं ना। जो ये उत्कृष्ट कला है उससे हम क्या समझते हैं? इट इज़ अ लेवल ऑफ क्वालिटी ऑफ एक्सीलेंस इन आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन। आर्टिस्ट उस आर्ट के ज़रिए क्या कहना चाहता है, उसका क्वालिटी कितना हाई है, स्टैंडर्ड कितना हाई है, इसी को हम गुड आर्ट कहते हैं। अब इसके फॉर्म्स क्या होते हैं? विजुअल आर्ट्स, जिसको हिंदी में हम दृश्य कला कहते हैं, लिटरेचर, म्यूजिक, परफॉर्मिंग आर्ट्स, एक्स्ट्रा। इल्यूमिनेट अवर एक्सपीरियंस, ये हमारे अनुभव को प्रकाशित कैसे करता है? इट ब्रिंग्स क्लैरिटी टू एस्पेक्ट्स ऑफ अवर पर्सनल और शेयर्ड ह्यूमन एक्सपीरियंस। इट एनहेंसेस अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, अवर सेल्फ्स एंड द ह्यूमन कंडीशन। अब इसको दोस्त एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आपने वो बंगाल फेमिन जो 1863 का होगा, एनसीईआरटी में पिक्चर देखा होगा। लोगों के पिक्चर्स कैसे हड्डियों के ढांचे में दिखाए गए थे। बहुत सारे लोगों की लाशें पड़ी हुई थी। अभी उस समय कैमरे से तो पिक्चर ली नहीं जाती थी, पेंटिंग ही की जाती थी। तो जो ये पेंटिंग के ज़रिए उस समय का आपने पिक्चर देखा था, आपको देख के तो दया आई होगी ना, आपने उस एक्सपीरियंस को रिलेट किया होगा अपने आप से। अब वहीं अगर आप किसी जगह सेंटेंस पढ़ते कि हाँ इतने लाख लोग मर गए बंगाल फेमिन में, और वहीं अगर आप 4 लोगों की पिक्चर ही देख लेंगे तो उसका इम्पैक्ट जो है ना वो ज़्यादा होगा। इसका मतलब यही है कि इट ब्रिंग्स क्लैरिटी टू एस्पेक्ट्स ऑफ आवर पर्सनल और शेयर्ड ह्यूमन एक्सपीरियंस। ये हमारे अनुभव को इसी तरीके से प्रकाशित करने की कोशिश करती है। और ये तो ऑब्वियस है कि जितना ज़्यादा हमारा जो एक्सपीरियंस है उसमें जितनी ज़्यादा क्लैरिटी होगी, हम दुनिया को उतने बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ओके, इट रिवील्स ट्रुथ।
ये सत्य को कैसे दर्शाती है? इट ऑफर्स इंसाइट्स इनटू आर्टिस्ट पर्सपेक्टिव और इमोशंस। दोस्तों, अभी इस बात को आप समझिए कि जो मुंशी प्रेमचंद्र जी थे, वो जब भी कोई नॉवल लिखते थे तो उनका जो टॉपिक रहता था, क्या रहता था? वो गरीबी के ऊपर बहुत सारा लिखते थे, क्योंकि उनका खुद का जीवन जो है वो गरीबी में बीता है। तो गरीबी के ऊपर उन्होंने बहुत सारे नॉवल लिखे हैं, जैसे गोदान वगैरह अगर आपने पढ़ी होंगी तो आप पढ़िए। एक कॉमन मैन जो है उसके लाइफ का स्ट्रगल क्या होता है, किस तरीके से वो जीवन जीता है, उसकी क्या आकांक्षाएं होती है और वो पूरी नहीं हो पाती है। तो बहुत सारी इसी एस्पेक्ट पे उन्होंने किताबें लिखी हैं। तो ये दिखाता है कि जो आर्टिस्ट का पर्सपेक्टिव है, उसके इमोशंस हैं, वो शायद डायरेक्टली किसी से बोल नहीं सकता, लेकिन अपने आर्ट फॉर्म के ज़रिए वो सोसाइटी को दिखाने की कोशिश करते हैं। और वही चीज़ अगर आप राष्ट्रकवि दिनकर जी की बात करें तो उनकी जो कविता पढ़ेंगे ना तो आप जोश से भर जाएंगे। मतलब वो इतने उनके वर्ड्स होते थे, इतने सॉलिड होते थे। एक बार तो ऐसा हुआ था कि अंग्रेज़ों ने उनके ऊपर प्रतिबंध भी लगा दिया था कि वो उनकी जो कविताएं हैं वो पब्लिकली नहीं बोली जाएंगी। तो इतने पावरफुल वर्ड्स का वो इस्तेमाल करते थे। तो उनकी इमोशंस क्या थे? राष्ट्रभक्ति के लिए उन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी। ज़्यादातर अपनी कविताओं में आत्मसम्मान की बात करते थे, स्ट्रगल की बात करते थे, है ना। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने अपने कविताओं के ज़रिए लोगों को दिखाने की कोशिश की। नेक्स्ट देखिए, पर्पस ऑफ आर्ट। कला का उद्देश्य क्या है? मीनिंगफुल रोल इन एनलाइटनिंग इंडिविजुअल्स, फोस्टरिंग एम्पैथी एंड कंट्रीब्यूटिंग टू अ डीपर कॉम्प्रिहेंशन ऑफ लाइफ। यहाँ पे आप शब्दों को देखिए, एनलाइटनिंग इंडिविजुअल्स, फोस्टरिंग एम्पैथी एंड कंट्रीब्यूटिंग टू डीपर कॉम्प्रिहेंशन ऑफ लाइफ। एनलाइटन इंडिविजुअल से आप क्या समझते हैं? वो इंसान जिसको मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स, जिसको हम कहते हैं रैशनैलिटी, साइंटिफिक टेम्पर, सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म, तो ये सब चीज़ें कहाँ से आएंगी? ये सब चीज़ें आपको लगता है कि आप किसी गांव में भी चले जाएं तो कोई पढ़ा लिखा इंसान नहीं है, अगर आप उससे पूछेंगे, भले वो कितना मैच्योर और बढ़िया इंसान क्यों ना हो, लेकिन उसको ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। एक पढ़ा लिखा इंसान जिसने अलग पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखा है, पढ़ा है दूसरे राइटर्स को और उनका पर्सपेक्टिव जानने की कोशिश की है, तो उसको हम कहते हैं एनलाइटन इंडिविजुअल्स, है ना। तो जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट जिसकी हम बात कर रहे थे अभी, तो अगर वो उनसे वाकिफ़ है तो हम इसी को एनलाइटन इंडिविजुअल्स कहते हैं। फोस्टरिंग एम्पैथी, आप दूसरे के प्रति करुणा कैसे रख सकते हो? दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि अगर आप सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ आप एक्चुअली में फोर्स कर रहे हैं खुद को सही साबित करने के लिए। आप दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को नहीं देखेंगे, आप नहीं कंसिडर करेंगे, आपको लगता है कि आपका जो रिलेशनशिप है या बॉन्ड है वो बेहतर होगा, नहीं होगा, है ना। ऐसा भी तो नहीं हो सकता कि हम हमेशा सही हों। हम अपने पर्सपेक्टिव से चीज़ों को जिस तरीके से जज करते हैं और फिर वहाँ पे हमारा एक निष्कर्ष, जो कंक्लूजन निकल के आता है, हमको लगता है ये सही है, बट उसमें स्कोप का इम्प्रूवमेंट होता है। वो तभी होता है जब आप चीज़ों को अलग पर्सपेक्टिव से या दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की कोशिश करेंगे। और जब दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को समझेंगे तो आप उसके इमोशन से कनेक्ट कर पाएंगे। तो इसी को हम कहते हैं फॉस्टरिंग एम्पैथी। लास्ट लाइन है, कंट्रीब्यूटिंग टू अ डीपर कॉम्प्रिहेंशन ऑफ लाइफ, कि आप ज़िंदगी को थोड़ा बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। मतलब यही है ना कि आपके अंदर मैच्योरिटी जो है वो डेवलप हो जाएगी। एक अमेच्योर इंसान इतना तो चीज़ नहीं कंसिडर करेगा, वो सिर्फ अपने आसपास की चीज़ें देखेगा, बस काम खत्म, खाया पिया सोया और उसका काम बन गया। लेकिन जो मैच्योरिटी है, आपको रियलाइज़ होगा कि आपके लाइफ में इससे भी बड़े गोल्स हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, याद करिए, वो हमने जब पहला ऐसा किया था तो उसमें मैंने आपको बताया था ना कि गोल्स क्या होते हैं, कि अगर हम कोई लेगेसी छोड़ जाए, बहुत सारे लोग उसको फॉलो करें, तो वो एक बड़ा पर्पस होता है हमारी ज़िंदगी का। तो ये वही है कि आर्ट जो है वो इन चीज़ों को दिखाने की भी कोशिश करता है। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है गुड आर्ट। गुड आर्ट को मैंने 2 पार्ट में फिर से फर्दर डिवाइड किया है। अब थोड़ा सा इसको और समझने की कोशिश करते हैं। गुड आर्ट हेल्प यू अंडरस्टैंड लाइफ बेटर। ये हमें ज़िंदगी को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझने में मदद करता है। जैसे कि इट्स लाइक टर्निंग ऑन अ लाइट बल्ब इन योर माइंड टू हेल्प यू अंडरस्टैंड थिंग्स इन अ डीपर और मोर इंटरेस्टिंग वे। तो अभी हमने डिस्कशन किया था, ये कैसे करता है? जैसे आपके दिमाग की बत्ती जला देता है ना। आप जब चीज़ों को और इंटरेस्टिंग तरीके से और अलग नज़रिए से देखने की कोशिश करते हैं, तो यही है कि ये ज़िंदगी को ज़्यादा बेहतर समझने में मदद करता है। टेल्स इंपॉर्टेंट ट्रूथ्स कैन बी लाइक अ मैसेंजर और इवन बिगर आइडियाज़ अबाउट द वर्ल्ड वी लिव इन। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है समझने वाली। आप कंसिडर करिए कि एक रिलीजियस इंसान है, तो एक रिलीजियस इंसान ना, उसके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, खासकर वो मेटाफोरिकल क्वेश्चंस जो है वो बहुत ज़्यादा सोचता है। यानी कि जब हम मर जाएंगे तो उसके बाद क्या होता है, कर्म हमारे लाइफ को डिसाइड करती है कि नहीं, आत्मा होती है कि नहीं। ये मेटाफोरिकल क्वेश्चन है जो आप लॉजिक से तो इसको आप समझ नहीं सकते, लेकिन उसके लिए वो ट्रुथ होता है, ठीक है। वो उसको समझने की भी कोशिश करता है। एक ये हो गया। दूसरा वो हो गया कि जो साइंटिफिक टेम्पर वाला इंसान है वो रैशनैलिटी पे ज़्यादा फोकस करता है। उसके दिमाग में कौन कौन से आइडियाज़ आएंगे कि यार हमें प्रैक्टिकल रहना चाहिए, जो यहाँ पे मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है उसको एंजॉय करना चाहिए और हमें अपने ड्रीम्स फुलफिल करने चाहिए। हमें मतलब वो ऐसे है ना कि बहुत सारी प्रैक्टिकल बातें बोलेगा,
दोनों ही एस्पेक्ट में दोनों ही सही है, लेकिन उनका जो आइडिया है वो ग्रो होता रहता है दिन प्रतिदिन। वो सोचते रहते हैं और नई नई चीज़ें डिस्कवर करते रहते हैं और लिटरेचर के माध्यम से दूसरों को समझाते हैं या समझते हैं। तो यही है, इसका मतलब यही है कि तो इस सेंटेंस का यही मतलब है कि और इवन बिगर आइडियाज़ अबाउट द वर्ल्ड वी लिव इन। अब बात करते हैं इमोशनल कनेक्शन के बारे में। इसको आप बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। गुड आर्ट हैज़ द मैजिकल एबिलिटी टू कनेक्ट विद अवर इमोशंस। इट ब्रिजेस गैप बिटवीन द आर्टिस्ट एक्सप्रेशन एंड आवर पर्सनल फीलिंग्स। देखिए, अगर आप कोई अरिजीत सिंह के गाने सुन रहे हैं ना, तो आपको मे भी हो सकता है कि आपको अपना ब्रेकअप याद आ जाए या आपको अपनी एक्स की याद आ जाए। ऐसा होता है जब हम सैड मेलोडी सुनते हैं तो वो हमारे एक्सपीरियंसेस, खासकर वैसे जो लॉस वाले एक्सपीरियंसेस हैं, तो उनको याद दिला देता है। वैसे ही अगर आप कुछ एकदम रॉक स्टार वाली म्यूज़िक सुनेंगे तो आप एकदम जोश में आ जाएंगे। तो ये तो है ना कि आर्टिस्ट का जो क्रिएशन है, जो सॉन्ग है, उसका इमोशनल कनेक्शन है, जो उसके एक्सप्रेशंस हैं और जो आपके इमोशंस हैं, तो उनको लिंक करने में ये हेल्प करता है। डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, ये भी बड़ा अच्छा पॉइंट है। आर्ट encourages us to see the world through different lenses, challenge our preconception and broaden our understanding, which results in fostering a more open-minded and empathetic society. अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इतना सेंटेंस तो लिख दिया हमने, लेकिन आप एग्जाम्पल से अगर आप चीज़ों को समझेंगे ना तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आप उसको अपने भाषा में भी लिख सकते हैं। इसको आप ऐसे समझिए कि आप थोड़ा हिस्ट्री में पीछे जाइए और इंडियन नेशनल मूवमेंट को याद करिए। वहाँ जितने भी नेशनल लीडर्स थे, आप उनके पर्सपेक्टिव्स को याद करिए। गांधी जी नॉन वायलेंस की बात करते थे, भगत सिंह जो थे वो वायलेंट रेवोल्यूशन में बात करते थे, और सुभाष चंद्र बोस थे, फिर उनका भी पर्सपेक्टिव बाद में चेंज हो गया है ना। वो नॉन वायलेंट गांधी जी को फॉलो कर रहे थे, बाद में लगा कि उनको कि ऐसा आज़ादी नहीं मिल सकता, हमको वायलेंट तरीके से हमको करना चाहिए। अब अलग अलग पर्सपेक्टिव्स ये डेवलप हुए लीडर्स के। कई लोग सोशलिज्म में मानते थे, कई लोग डेमोक्रेसी में मानते थे, कई लोग कम्युनिज्म में भी मानने लगे। तो ये जो लीडर्स थे, इनके अलग अलग पर्सपेक्टिव्स डेवलप हुए। वो कैसे हुए? जस्ट बिकॉज कि उन्होंने वो एक्सपीरियंसेस दूसरे किसी वर्ल्ड में हो रहे थे, किसी जगह में हो रहे थे, वहाँ से वो सक्सेसफुल हुआ, तो वहाँ से वो कॉन्सेप्ट उन्होंने अडॉप्ट किया। जैसे जवाहरलाल नेहरू थे या फिर सुभाष चंद्र बोस थे, ये मतलब सोशलिज्म के बहुत बड़े प्रोपोनेंट माने जाते हैं भारत में। मतलब स्टार्टिंग में अगर दो बड़े लीडर्स की आप बात करें तो यही थे। तो ये जो सोशलिज्म था, ये आया कहाँ से? ये लेनिन के द्वारा है ना। रशियन रिवॉल्यूशन 1917 में हुआ और लेनिन ने इसको पुरजोर तरीके से इसको बढ़ावा दिया। मतलब वहाँ पे रिवॉल्यूशन हुआ और वहाँ की जो इकोनॉमी थी वो स्ट्रॉन्ग हुई। उसके बाद इसको कैरी फॉरवर्ड किया था स्टालिन ने। तो वो जो कॉन्सेप्ट था, हमारे जो नेशनल लीडर्स थे वो उससे इंस्पायर हुए। तो वो सिर्फ एक जगह स्टिक होके नहीं रह गए कि हमने नॉन वायलेंट तरीके से ही आज़ादी दिलानी है। मिक्सचर था, थोड़ा सा इधर से उठा लिया, थोड़ा सा उधर से उठा लिया। तो यही था कि आर्ट एनकरेजेस अस टू सी द वर्ल्ड थ्रू डिफरेंट लेंसेज। यहाँ आर्ट का मतलब है जो लिटरेचर के थ्रू, उस समय तो पढ़ने पढ़ाने का ज़माना था तो लोग पढ़ते थे। तो ये वही है कि जो बड़े बड़े राइटर्स थे या लीडर्स थे, तो वो अपने स्पीच के द्वारा या फिर वो राइटिंग के द्वारा ही प्रभाव डालते थे। अब आप देखिए हिटलर की बात करिए। जो हिटलर था, अभी तो हम उसको बहुत गलत साबित करते हैं, लेकिन वो जब भी था ना, वहाँ पे जर्मनी के लोग उसको भगवान मानते थे। कारण ये था कि उसकी स्पीच बड़ी पावरफुल थी। सेम गोज़ विद मुसोलिनी, उसकी स्पीच बड़ी पावरफुल थी। ऐसा लगता था कि वो नेशनलिज्म, मतलब होता ना एक हार्ड कोर नेशनलिज्म, उसकी भावना को वो जगा देते थे। तो ये एक आर्ट ही था, वो जो स्पीच थी वो आर्ट ही था। आज वो आप देखिए मूवी है चाहे कुछ भी है, उसको देख के हम उससे कनेक्ट कर पाते हैं। जैसे कश्मीर फाइल्स था, तो ये ऐसी मूवी थी ना कि बहुत सारे लोग उसको देख के रोने ही लगे थे। नेक्स्ट देखते हैं चैलेंजेस ओवर प्री कॉन्सेप्शन एंड ब्रॉडन आवर अंडरस्टैंडिंग। देखिए, तो किसी इंसान की समझना एक तरीके से लिमिटेड रह जाती है अनलेस एंड अनटिल वो उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करे। तो इम्प्रूव कैसे कर सकता है वो? जब उसका अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप हो। अंडरस्टैंडिंग कैसे ब्रॉडन होगा, कैसे डेवलप होगा? जब वो चीज़ों को पढ़ेगा, देखेगा, एक्सपीरियंस करेगा, है ना। तो आर्ट फॉर्म इसमें मदद करता है कि आपका जो प्री कॉन्सेप्शन है, आप जहाँ पे अटके हुए, आपकी जो विचारधारा है एक जगह अटकी पड़ी है, वो ब्रॉडन कैसे होगा? जब आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, और आर्ट इसमें मदद करता है। एंड देन इट फोस्टर्स मोर ओपन माइंडेड एंड एम्पैथेटिक सोसाइटी। ऑफ कोर्स आप जितना ज़्यादा आपकी अंडरस्टैंडिंग ब्रॉडन होगी, आपकी जो समझ है वो उतनी ज़्यादा अच्छी होगी। मतलब यही है ना कि फोस्टरिंग अ ओपन माइंडेड एंड एम्पैथेटिक सोसाइटी। आप दूसरों के इमोशन से कनेक्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट देखिए सोशल कमेंट्री। मैनी आर्टिस्ट यूज देयर वर्क टू कमेंट ऑन सोसाइटल इश्यूज, स्पार्किंग कन्वर्सेशंस एंड प्रमोटिंग अवेयरनेस। बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो हमारे सोशल इश्यूज़ हैं उसके ऊपर वो लिखते हैं, डिस्कशंस करते हैं। तो इससे क्या होता है कि वो चीज़ पब्लिक डोमेन में आ जाती है, और जब पब्लिक डोमेन में आ जाती है तो उसके लिए एक अवेयरनेस पैदा हो जाती है ना। तो वो एक इशू बन जाता है पब्लिक स्पेस में। तो ये अच्छी चीज़ है, क्योंकि इससे ना इंक्लूसिव सोसाइटी जो है वो डेवलप होती है। बिकॉज जो हाशिए पे खड़े लोग हैं उनको स्पेशल ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत है। अगर आप उनके इश्यूज़ के बारे में बात नहीं करेंगे तो ये कैसे चलेगा? आप कैसे सोच सकते हैं कि हमारा देश डेवलप हो गया या सोसाइटी डेवलप होगी? बिल्कुल नहीं होगी।
तो उनके बारे में, उनके इश्यूज़ को उठाने में जो है वो आर्टिस्ट मदद करते हैं। जैसे वो सटायर के थ्रू या सिम्बलिज्म, किसी सिंबल के थ्रू या डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन, इट अनवील्स द ट्रूथ ऑफ द वर्ल्ड अराउंड अस। अब देखिए ये बड़ा अच्छा सेंटेंस है, इसको आप बिहार के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। अब देखिए बिहार का जो पिछले 10-12 साल का ग्रोथ रेट है ना, वो मतलब 10% के आसपास रहा है। अच्छा खासा ग्रोथ रेट रहा है बिहार का, बहुत तरक्की भी कर रहा है और करनी भी चाहिए। लेकिन आप वहीं पे देखेंगे, अगर आप गांव देहात में आते हैं तो आप देखिए यहाँ का एजुकेशन सिस्टम, मुझे लगता है कि ये पहले से भी बदतर हो चुका है। लोगों का जो थिंकिंग है, जो अभी जो मैं मिलता हूँ, बातें करता हूँ, मुझे ये लगता है कि पहले के जो लोग थे, जो मैं बचपन में देखता था, उनमें सिंसियरिटी बहुत ज़्यादा थी। लोगों की रिस्पेक्ट करते थे, आदर करते थे, सम्मान करते थे। अब वो चीज़ें ना मिसिंग दिख रही है। वो मिसिंग इसलिए दिख रही है कि जो वैल्यूज़ होती है ना, मॉरल वैल्यूज़ और ये सारी चीज़ें, वो लोगों में खोती जा रही हैं। और ये इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम यहाँ होना चाहिए था वो नहीं हुआ, क्योंकि उस पर ध्यान नहीं दिया गया। और जिस तरीके की सोसाइटी अभी हाल फिलहाल में निर्माण हो के आई है, मुझे नहीं लगता कि ये सोसाइटी कहीं से भी आप कह सकते हो कि ये बेहतर सोसाइटी है। भले आप शहरों में चले जाइए या कहीं पे भी चले जाइए, हो सकता है वहाँ का एजुकेशन सिस्टम बढ़िया है या लोगों के पास पैसे हैं, उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल को उस हिसाब से अडॉप्ट कर लिया है। लेकिन आप ओवरऑल देखेंगे तो पिक्चर जो है बहुत ही ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तो ये अगर इस तरह के इश्यूज़ ना, मैं जैसे आप बात कर रहा हूँ, अगर ये मीडिया वगैरह, अगर वहाँ के लोग इस पे लिखें और बताते हैं तो मे बी शायद वो लोग जो पटना में एसी में बैठ के सरकार चला रहे हैं, तो वो शायद इन चीज़ों को देखें और कुछ करने की कोशिश करें। बट मुझे नहीं समझ में आता कि क्यों एजुकेशन सिस्टम इतने सालों से इसका इतना बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है, इसके लिए कुछ स्टेप्स क्यों नहीं लिए गए, और जो सच्चाई थी हमारे आसपास की सोसाइटी की, वो दिखाने की बिल्कुल कोशिश नहीं की गई। तो लेकिन अगर हाँ इसके ऊपर सोशल कमेंट्री होता तो पिक्चर आज कुछ और होता। Personal reflection. Good art invites introspection. It encourages us to reflect on our own experiences, beliefs and values. इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। दोस्तों इमेजिन करिए कि अगर आप कोई ऐसा लिटरेचर पढ़ रहे हैं जहाँ पे राइटर ने जो सोसाइटल नॉर्म्स और प्रैक्टिसेस हैं उसके बारे में कमेंट्री की है, तो आपको नहीं लगता कि जब आप उसको पढ़ेंगे तो आपका एक जो बिलीव्स, पहले से आपने जो चीज़ों पे विश्वास किया था, उसमें कोई तब्दीली आएगी? बिल्कुल आएगी ना। जैसे कि आप स्वामी विवेकानंद की किताबें पढ़िए तो उन्होंने बहुत बार जो हमारे हिंदुइज़्म में जो हम प्रैक्टिसेस करते थे, जैसे आइडोलेट्री था या फिर जो अंधविश्वास था, तो उसके ऊपर बहुत सारे कमेंट्री की। जो गॉड का कॉन्सेप्ट था उसके बारे में उन्होंने एक अलग डेफिनेशन दिया, चाहे दयानंद सरस्वती हो, उसके साथ साथ राजा राम मोहन रॉय थे, तो उनका तो कंट्रीब्यूशन तो खैर इतना सिग्निफिकेंट है कि बहुत सारे हमारे नेशनल मूवमेंट के जो लीडर्स रहे, खासकर सुभाष चंद्र बोस, तो वो उनके बहुत बड़े फॉलोअर थे। वो इसलिए फॉलोअर थे क्योंकि जो उनका बिलीफ था या उनकी जो वैल्यूज़ थी, उनके लिटरेचर्स ने उनको शेप करने में मदद की। तो ये हमारे लिए भी इतना ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्या करता है कि जो भी चीज़ें हम सोचते हैं, हमारा एक्सपीरियंस या जो वैल्यू है, जो बिलीफ है, वो बड़ा लिमिटेड होता है। तो जब हम दूसरे राइटर को पढ़ते हैं जिनका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, जिन्होंने इन चीज़ों को देखा है, तो वो एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को दिखाने की कोशिश करते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है वो ब्रॉडन होता है, जैसे कि हमने देखा था। और यही है कि टूल फॉर सेल्फ डिस्कवरी एंड पर्सनल ग्रोथ। अनदर पॉइंट इज़ पावरफुल मीडियम ट्रांसेंडिंग बाउंड्रीज़। अब दोस्तों आर्ट जो है ना, वो लैंग्वेज स्पेसिफिक भी होता है, कल्चरल स्पेसिफिक भी होता है ना। जैसे बिहार में छठ पूजा मनाया जाता है, बिहार यूपी में। भारत के आप कोने कोने में चले जाइए तो कितने ज़्यादा फेस्टिवल, कितना ज़्यादा कल्चर जो है वो डिफ़र करता है। तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ वहाँ के लोग ही उस चीज़ को समझ पाए। अब छठ पूजा का सिग्निफिकेंस क्या है ना, कि यहाँ पे डूबते हुए सूर्य को भी अर्घ दिया जाता है। तो ये बात अब पूरी दुनिया समझती है। दुनिया क्या समझती है कि छठ पूजा का इंपॉर्टेंस क्या है, कि हम नेचर वर्शिप करते हैं। जो एंशिएंट ट्रेडिशन था उसको हमने अभी तक प्रिजर्व करके रखा है, तो इसको वर्ल्ड भी रिकॉग्नाइज करता है और अप्रिशिएट करता है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखिए भरतनाट्यम का। भरतनाट्यम डांस फॉर्म है, जैसे हमारे इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म्स है, ये जो मॉडर्न हिप हॉप्स है उससे कैसे अलग है? क्योंकि अब देखिए मॉडर्न हिप हॉप किस चीज़ को फॉलो करता है? रिदम को फॉलो करता है, म्यूज़िक के रिदम को, और उनका मूवमेंट भी वैसे होता है। बट भरतनाट्यम जो इस तरह के डांस फॉर्म्स हैं वो वैसा नहीं है। इनके अपने हिसाब से रूल्स हैं, एक्सप्रेशंस, डांस मूवमेंट जो हैं वो एक तरह से कैसे बोल लीजिए कि वो लैंग्वेज है जो उस डांस फॉर्म के द्वारा दूसरों को समझाई जाती है। मतलब जब ये डांस करते हैं ना, आप बैठ के देखिएगा, ऐसे लगेगा कि दे आर ट्रांसेंडिंग सम मैसेजेस, ये कुछ ना कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज़ अ लैंग्वेज। और ये ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि ये भरतनाट्यम जहाँ का है साउथ का तो वहाँ के लोग ही सिर्फ इसको समझ पाएंगे, नहीं ना। इट्स एक्सप्रेसिव मूवमेंट्स एंड स्टोरी टेलिंग, इट कन्वेज मैसेज अक्रॉस इट्स ओन कल्चरल डोमेन। तो ये क्या करता है, ये दूसरों को भी समझाने की कोशिश करता है। देखिए, कन्वे इमोशंस एंड नैरेटिव्स दैट रेजोनेट विद ऑडियंसेस अक्रॉस वेरियस रीजन्स एंड कम्युनिटीज़।
जितना साउथ के लोग इस डांस फॉर्म को एंजॉय कर पाएंगे, आप देखिएगा तो आप भी इतना ही एंजॉय कर पाइए। अभी कुछ लोग बोलेंगे कि अभी हमारे भोजपुरी गाने की क्यों नहीं बात की जा रही है। जैसे पवन सिंह जो रॉक स्टार है, उनका गाना था लगावे तो लिपस्टिक, इतना फेमस हुआ कि वो वहाँ लॉर्ड्स में भी बज रहा था, इंग्लैंड में, जो वर्ल्ड कप शुरू था, तो अंग्रेज़ लोग नाच रहे थे। तो इट ट्रांसेंड्स कल्चरल बाउंड्रीज। एनीवे, आपकी मर्ज़ी है, आप लिखना चाहते हैं लिख दीजिएगा, इसमें मैं क्या बोलूँ। लेकिन याद करिए आपका टाइटल क्या है, गुड आर्ट, उत्कृष्ट कला। अगर आपको लगता है कि ये गाना उत्कृष्ट कला में आता है तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं। अब मार्क्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो तो खैर वो तो आप जानिए और आप चेक करने वाले। नेक्स्ट देखते हैं हायर पर्पस बियॉन्ड एस्थेटिक्स। अब जैसे आर्ट फॉर्म्स है, जैसे पेंटिंग हो गई या म्यूज़िक हो गया, तो ऐसा तो नहीं कि सिर्फ हम इसको एंजॉय करने के लिए देखते हैं, सुनते हैं। जो उसका पर्पस हमने देखा था कि अलग ही पर्पस रहता है, ये हमारे पॉइंट ऑफ व्यू को चेंज करता है, हमारे पर्सपेक्टिव को शेप करता है। आप उसमें एक एग्जांपल दे सकते हैं रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो उनकी रचनाएं हैं उसके बारे में, ठीक है। इन्हीं का एक पोएम है, वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर। सिर्फ एक ही नहीं है, ऐसे तो मैंने सिर्फ एक ही एग्जांपल दिया है, ऐसे तो ना जाने इनकी तो हर रचना ही मास्टरपीस है। गीतांजलि के बारे में भी आप लिख सकते हैं। सो यहाँ पे सिर्फ इसका एस्थेटिक का पर्पस नहीं है, ये एक्चुअली में एक अलग मैसेज देता है। टैगोर की पोइट्री खासकर अगर आप पढ़ेंगे तो इट एड्रेसेस प्रोफाउंड आइडियाज़ अबाउट फ्रीडम। उस समय जब ये कंटेम्प्रेरी थे ना, तो वो आज़ादी की बात करते थे, नॉलेज एंड सोसाइटल प्रोग्रेस, सर्विंग अ हायर पर्पस ऑफ इंस्पायरिंग सोशल चेंज। तो यहाँ पे जो इनकी राइटिंग थी वो सिर्फ एस्थेटिक पर्पस से नहीं थी, सिर्फ एंटरटेन करने के लिए नहीं थी, इसका पर्पस बहुत ज़्यादा अलग था। जैसे कि आज़ादी की बात, सेल्फ इम्प्रूवमेंट की बात, नॉलेज की बात, सोसाइटी कैसे प्रोग्रेस करेगी, सोसाइटी के बारे में एक अलग व्यू रखते थे, नेशनलिज्म। तो इन सब टॉपिक्स के ऊपर इनकी कमेंट्री बहुत ही ज़्यादा यूनिक है और बहुत राइटर से अलग है। ओके, तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इनको ज़रूर आप पढ़िए। इनकी जो मूवीज़ हैं, खासकर शॉर्ट मूवीज़, वो यूट्यूब पे मिल जाएंगी, तो वो भी आप देखिए ज़रूर। आर्ट इल्यूमिनेटिंग एक्सपीरियंसेस, जो एक्सपीरियंस है, जो अनुभव है, उसको आर्ट फॉर्म कैसे उत्कृष्ट करता है, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है सत्यजीत रे की फिल्म पत्थर पंचाली। दोस्तों, ये फिल्म ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई थी और इस फिल्म को बेस्ट फिल्म की कैटेगरी में भी रखा जाता है। बहुत सारे क्रिटिक्स कहते हैं कि आज तक जितनी भी फिल्में बनी इंडिया में, दिस वॉज द बेस्ट फिल्म। तो ये आप मूवी देखिएगा। तो इस मूवी में क्या पोर्ट्रे करने की कोशिश की गई है, एक्सप्लोर्स द स्ट्रगल्स एंड जॉयज ऑफ फैमिली, ऑफरिंग अ डीप एंड एम्पैथेटिक पोर्ट्रेयल ऑफ लाइफ इन अ स्पेसिफिक कल्चरल एंड हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। ये मूवी आज़ादी के समय एक बंगाली फैमिली के ऊपर बेस्ड है, तो आप ये मूवी ज़रूर देखिएगा, बहुत ही अच्छी मूवी है। वो आई मीन स्पेसिफिक कल्चर, जो बंगाली कल्चर है ना, उसको यहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई, उनका खुद का स्ट्रगल आपको दिखेगा। ये सब मूवी आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। एक एक डायलॉग जो है इस मूवी का कितना अच्छा है, आपको इंगेज करके रखेगी ये मूवी। तो आप इस मूवी को ज़रूर देखिएगा। अनकवरिंग यूनिवर्सल ट्रुथ। आजकल दुनिया में दोस्त जितने भी स्क्रिप्चर्स लिखे गए ना, इतना प्रैक्टिकल स्क्रिप्चर जैसे महाभारत है कोई भी नहीं है। महाभारत तो खैर एक स्ट्रगल आपने देखा था पांडव और कौरव के बीच में है, तो वो जो भाइयों में लड़ाई थी ज़मीन को लेके, राज्य को लेके, तो वो तो खैर आज भी होती रहती है ना। जो उनके कैरेक्टर्स थे, सबके अलग अलग सिद्धांत थे, सब अपने अपने सिद्धांत पे अडिग थे। वहाँ पे दोस्ती की वैल्यू दिखाई गई है, वहाँ पे जो औरत के इज़्ज़त की बात की गई है, जिसके ऊपर पूरा महाभारत हो गया था। और वहाँ पे ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जिसको हम अपने रियल लाइफ में आज भी जो है उसको रेजोनेट कर पाते हैं। द कैरेक्टर्स एंड डायलेमास इन द महाभारत कंटिन्यू टू रेजोनेट विद द पीपल, ट्रांसेंडिंग रीजनल एंड कल्चरल बाउंड्रीज। ठीक है, जैसे अनकवर्स यूनिवर्सल ट्रूथ अबाउट एथिक्स, मोरालिटी एंड ह्यूमन कंडीशन। एथिक्स में भी उसके बारे में बात की गई है। मोरालिटी मतलब क्या चीज़ें करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, इसके ऊपर तो बहुत सारी डिस्कशन होती थी ना। जब दुर्योधन को भीष्म पितामह समझाने जाते थे, पुत्र ऐसे मत करो, लेकिन वो समझता नहीं था और उसका अंतिम परिणाम क्या हुआ। और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसी चीज़ को दी गई है, वो है कर्म। कर्म जो है ना, वो किसी का पीछा नहीं छोड़ता है। वो कहते हैं ना, जैसे करनी वैसे भरनी, हम जैसा करते हैं वैसा ही हमें लाइफ में मिलता ही है। आप अपने एक्सपीरियंस से भी देखिएगा। मैं सुपरस्टिशियस इंसान नहीं हूँ, लेकिन एक चीज़ मैं मानता हूँ कि जो हमारे कर्म है ना, वो हमें पीछा नहीं छोड़ते हैं। कोई ज़िंदगी में आपको सबक सिखाए नहीं सिखाए, लेकिन अगर आपने कुछ गलती की है तो उसकी सज़ा जो है आपको ज़रूर मिलेगी। आपने कुछ अच्छा काम किया तो उसका फल भी आपको ज़रूर मिलेगा, ये ऐसा मैं मानता हूँ। ठीक है, अब आप इसको सुपरस्टिशियस कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, लेकिन ऐसा मैं मानता हूँ। और महाभारत में भी एक एग्जाम्पल से आप देख लीजिए कि श्री कृष्ण जी जो थे, उन्होंने अपने एक्शन को जस्टिफाई कैसे किया, कर्ण को कैसे मारा, क्योंकि कर्ण ने धोखे से अभिमन्यु को मारा, तो कर्ण को भी धोखे से अर्जुन ने मारा। और इसके लिए किसने प्रोत्साहित किया? श्री कृष्ण ने। उन्होंने कहा धोखे के लिए धोखा करो, इससे कोई नुकसान नहीं है, तो तुम बिल्कुल मार सकते हो। लेकिन जो छल किया श्री कृष्ण ने पूरे महाभारत में, अब उसका जो श्राप था
वो दुर्योधन की माँ ने श्री कृष्ण को दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से तुमने छल कपट से मेरे पुत्रों का वध किया है, और वही छल कपट जो है तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। और श्री कृष्ण की मृत्यु का कारण भी छल था, है ना। वो छल से ही तो वो तीर आके उनके पैर पे लगता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। तो कर्म जो है भगवान का भी पीछा नहीं छोड़ता। तो कर्म जो है दोस्त आपका कैसे पीछा छोड़ेगा या हमारा कैसे पीछा छोड़ेगा। तो इसलिए ज़िंदगी में अच्छे काम करिए, बुरे काम मत करिए, क्योंकि हो सकता है कि अगर आप कुछ गलत काम कर रहे हो आपको उसका बेनिफिट भी मिल रहा हो, लेकिन वो लॉन्ग टर्म के लिए सही नहीं है। और इसीलिए इसकी इंपॉर्टेंस जो है, जैसे एथिक्स है, मोरालिटी है, वो बढ़ जाती है। तो महाभारत इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो महाभारत जैसे स्क्रिप्चर्स अगर किसी ने पढ़े हैं और अपनी लाइफ में अडॉप्ट किए हैं तो उसकी लाइफ बिल्कुल ही चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, आर्ट एज अ मिरर ऑफ इमोशंस। जैसे आप पेंटिंग और स्कल्पचर्स का यहाँ पे एग्जांपल ले लें तो ये इट शोज़ फीलिंग्स एंड थॉट्स, है ना। आप देखते हैं तो आप फील करते हैं ना उस, जैसे मान लीजिए कोई अकेला इंसान जो है वो खड़ा है, उसकी पेंटिंग अगर आप देखेंगे, उसके आसपास का बैकग्राउंड आप देखेंगे और उसके चेहरे का हाव भाव आप समझने की कोशिश करेंगे, तो आप अपना एक्सपीरियंस भी उससे रिलेट कर पाएंगे कि यार मैं भी कभी ज़िंदगी में ऐसे ही एलोन होता था या होता हूँ, तो इसी तरीके से फील कर पाता हूँ। आप बहुत ज़्यादा, है ना, आप उसे इमोशनली कनेक्ट हो जाएंगे। आप देखिएगा इस तरह की फीलिंग। तो इस तरह की फीलिंग्स जो हैं, इस तरह के थॉट्स जो हैं वो आते ही हैं पेंटिंग और स्कल्पचर्स को देख के। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप इंडियन आर्टिस्ट राजा रवि वर्मा की पेंटिंग्स आप देख लीजिए। वो खासकर जो हमारे देवी देवताओं थे उनके पिक्चर्स वो खूब ड्रॉ किया करते थे। भारत माता की जैसे आप पिक्चर देखते हैं तो ओरिजिनली इन्होंने ही ड्रॉ किया था, राजा रवि वर्मा ने। अब अंग्रेज़ों के टाइम में क्या होता था ना कि लोग कंपनी पेंटिंग बहुत ज़्यादा किया करते थे। जो कंपनी के द्वारा पेंटिंग का प्रचार प्रसार किया जाता था वो जैसे कि ट्रेडिशनल लाइफ्स ज़्यादा दिखाते थे, अपने आप को सुप्रीम दिखाने की ज़्यादा कोशिश करते थे। तो वहाँ से हटके तो अपने कल्चर से रिलेटेड पेंटिंग स्टार्ट किया था राजा रवि वर्मा ने और देवेंद्रनाथ टैगोर ने। इनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, वो भी आप इसमें लिख सकते हैं। बुक्स टेल स्टोरीज वी कैन लर्न फ्रॉम। अब रविंद्रनाथ टैगोर की काबुलीवाला पढ़िए। अब रविंद्रनाथ टैगोर ने ऐसा नहीं कि सिर्फ गीतांजलि लिखी या जनगण मन लिख दिया, उन्होंने बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज़ भी लिखी हैं। छोटी छोटी जो स्टोरीज़ हैं आप उनको यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, शॉर्ट फिल्म्स के रूप में है। 10 से 15 मिनट की वीडियोज़ जो है वो यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी। तो उनकी एक काबुलीवाला है, वो भी यूट्यूब पे है, आप देखिए। सो उसमें क्या दिखाया गया है, इट रिवील्स द बॉन्ड बिटवीन फादर एंड चाइल्ड मेकिंग अस थिंक अबाउट लव एंड रिलेशनशिप। तो एक फादर और एक चाइल्ड के बीच में किस तरीके का रिलेशनशिप होना चाहिए, आप काबुलीवाला देखिए, आपका जो अंडरस्टैंडिंग है वो थोड़ा बेहतर हो जाएगा। मूवीज़ एंड थिएटर रिफ्लेक्ट सोसाइटी, ये तो ऑब्वियस है। जैसे मूवीज़ और प्लेज आप देखते हैं, इट शोज़ पीपल लिव एंड व्हाट प्रॉब्लम्स दे फेस। तो जो कंटेम्प्रेरी प्रॉब्लम्स हैं उसके ऊपर जो मूवीज़ बनाई जाती हैं, आपने देखा होगा उनको अवार्ड भी दिया जाता है, उनके एक्टर्स को, डायरेक्टर्स को इसलिए दिया जाता है कि वो एक सच्चाई जो है हमारे समाज में है उसको दिखाने की कोशिश करते हैं, एक अवेयरनेस फैलाते हैं और लोगों में वो अंडरस्टैंडिंग जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से डेवलप होती है। जैसे एक मूवी आई थी लगान, आशुतोष कवारकर की। तो इस मूवी को देख के क्या इंस्पिरेशन मिलती है दोस्त, इट टेल्स अ स्टोरी ऑफ यूनिटी एंड फाइटिंग अगेंस्ट इनजस्टिस, है ना। वो अंग्रेज बोलता है कि 3 गुना ज़्यादा लगान देना पड़ेगा, तो वो एक इनजस्टिस है। एक तो बेचारे किसान, गरीब मजदूर इतनी मेहनत करके उगाते थे, ज़मींदार लूट लेते थे, फिर ये अंग्रेज़ लूट लेते थे। उनके पास तो कुछ बचता भी नहीं था, खाने के भी नहीं बचते थे, बेचने के लिए छोड़ दीजिए आप। अब उनको कहते हैं कि 3 गुना ज़्यादा लगान देना पड़ेगा, तो ये तो बहुत ही ख़राब चीज़ थी। तो उस इनजस्टिस के खिलाफ ये लोग इकट्ठे लड़े, इन्होंने क्रिकेट की टीम बनाई और अंग्रेज़ को जो है वो हरा दिया। डांस एक्सप्रेसेस फीलिंग्स विदाउट वर्ड्स, तो ये हमने भरतनाट्यम से देखा था। थोड़ा सा और इसको देखते हैं, जैसे बॉलीवुड या क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं। इट कैन एक्सप्रेस हैप्पीनेस, सैडनेस एंड मोर विदाउट स्पीकिंग, है ना। डांस फॉर्म्स तो वहाँ पे कोई स्टोरी टेलिंग हो नहीं रही होती, लेकिन आप डांस से जो है बहुत सारी चीज़ें समझ जाते हैं। ऐसा लगता है कि वो एक मैसेज कन्वे करने की कोशिश की जा रही है। जैसे एग्जांपल देखिए, कथक डांसर बिरजू महाराज की परफॉर्मेंस आप देखिएगा तो एकदम मंत्रमुग्ध हो जाइएगा किस तरीके से वो डांस किया करते थे। अगर आपको कोई और भी एग्जांपल यहाँ पे लिखनी है तो आप बेशक लिखिए। मैंने यहाँ पे पॉइंट्स में इसको इस तरीके से बाइफरकेट कर दिया है ताकि आपको बहुत सारा कंटेंट मिल जाए लिखने के लिए। आप यहाँ पे जोड़ घटा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। पॉइंट्स में मैं इसलिए भी पढ़ाता हूँ कि याद करिए, जब मैंने ऐसे का कोर्स शुरू किया था उस सबसे पहला जो वीडियो आया था ओरिएंटेशन का कि हाउ टू राइट एन ऐसे, वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो पॉइंट्स हम सोचते हैं किसी टॉपिक के ऊपर उसको कनेक्ट करना ज़रूरी है। जो बबल्स हम बनाते हैं, बबल्स मतलब ये जो छोटे छोटे आप देख रहे हैं ना यहाँ पे मूवीज़ एंड प्लेज, जहाँ पे मैंने लिखा है ये एक्चुअली में एक बबल हो गया, ये 2 बबल हो गया। तो इन सबको कनेक्ट ठीक करना होता है और इसको कनेक्ट करिए, आपके पास अच्छा खासा कंटेंट तैयार हो जाएगा। तो बस यही है ऐसे राइटिंग करने का जो तरीका है, किस तरीके से। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी ना तो आप जाके वो वीडियो ज़रूर देखिए, बिकॉज दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। नेक्स्ट, म्यूज़िक कनेक्ट अस बियॉन्ड वर्ड्स। जैसे क्लासिकल राग या फिर पॉपुलर सॉन्ग्स,
उसमें आप एग्जांपल दे सकते हैं ए आर रहमान की जो कॉम्पोजिशन वंदे मातरम थी, आप सुन के तो आपको लगेगा ना एक पेट्रियोटिक फीलिंग आती है। जब भी क्रिकेट का मैच होता है तो ये बजता ही है ए आर रहमान का वंदे मातरम, तो सब जोश से भर जाते हैं और एकदम उनकी देशभक्ति की जो भावना है वो वहाँ पे जागृत हो जाती है। वो स्टेडियम तक ही सीमित रहती है, बाहर आके फिर वो जैसे थे वैसे वो नॉर्मल हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन जब तक वो बजता रहता है तब तक इनके अंदर जो वो जोश है ना एकदम से दिखता है, इंडिया इंडिया इंडिया। यूनिवर्सैलिटी ऑफ आर्टिस्टिक ट्रुथ, इसका मतलब जो कला की सच्चाई है, जो वो हमें आर्टिस्ट अपनी फीलिंग्स जो है वो दिखाने की कोशिश करते हैं कला के द्वारा, वो सिर्फ एक पर्टिकुलर कल्चर या बाउंड्री तक सीमित नहीं होती। जैसा हमने देखा था, उसका जो एक्सेप्टेंस है वो वर्ल्ड वाइड है, थ्रू आउट कम्युनिटी एंड डिफरेंट रीजन्स अक्रॉस द ग्लोब, ठीक है। तो वही हम इसको थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे कैसे। उसमें सबसे पहला एग्जांपल लिया हमने फ्रिदा कालोस इन्फ्लुएंस इन इंडियन आर्ट। फ्रिदा कहलो जो है वो मैक्सिकन पेंटर थी, अब नहीं है। तो उनकी जो वो ज़्यादातर पोर्ट्रेट पेंटिंग किया करती थी, लेकिन जब भी वो इंडियन थीम पे पेंटिंग करती थी तो जो इंडियन के जो लाइफ स्ट्रगल रहे ना उसके ऊपर उन्होंने बहुत सारी पेंटिंग की है। अब उसी से इंस्पायर काफ़ी सारे हमारे भारत के जो फेमस पेंटर्स थे वो हुए, जैसे कि अमृता शेरगिल। उन्होंने कहलो की पेंटिंग से बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन लिया। उनकी पूरी जो लाइफ टाइम में उन्होंने पेंटिंग की है वो कॉमन मैन और उनके जो स्ट्रगल्स हैं थ्रू आउट द लाइफ उसको दिखाने की उन्होंने कोशिश की है, ठीक है। तो आपने देखा ये कहाँ फ्रिदा कालो मैक्सिकन की और ये अपना अमृता शेरगिल इंडिया की। तो ये है ना कि जो आर्टिस्टिक ट्रुथ है वो उसकी यूनिवर्सैलिटी है। अब थोड़ा अपने भारत के राइटर्स के बारे में बात कर लेते हैं। चेतन भगत का आपने 2 स्टेट्स पढ़ा होगा, इसकी मूवी भी आई थी 2 स्टेट्स। उसमें जो उन्होंने दिखाया कि 2 अलग अलग कल्चर के लोग होते हैं, एक साउथ इंडियन होता है, एक पंजाबी होता है। यही एग्जांपल जो है हमने यहाँ पे लिखा है, भगत 2 स्टेट एक्सप्लोर्स कल्चरल डिफरेंसेस इन अ रिलेशनशिप कनेक्टिंग विद रीडर्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड्स। आर्ट एज अ कॉमन लैंग्वेज। अब आर्ट फॉर्म की तो कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज नहीं है, स्क्रिप्ट नहीं है ना, वो तो आर्टिस्ट का एक एक्सप्रेशंस है, उसकी फीलिंग्स है जो वो उसको दिखाने की कोशिश करता है अपने आर्ट फॉर्म के द्वारा। तो इट ब्रेक्स डाउन बैरियर। कैसे? इसमें एक एग्जांपल आप लिख सकते हैं, जो रंगोली हम बनाते हैं दिवाली के टाइम में, तो ये क्या कन्वे करता है? इट इज़ अ विजुअल लैंग्वेज दैट स्पीक्स ऑफ जॉय एंड यूनिटी, है ना। तो ये तो आप देखिएगा कि पूरे इंडिया में ही रंगोली जो है दिवाली के टाइम में मनाया जाता है और इसका जो सिग्निफिकेंस है वो बहुत ही स्पेसिफिक है। चलिए अब आते हैं कंक्लूजन पे। Good art has a unique ability to teach us and make us aware of important ideas. Art helps us connect with others because it often expresses feelings and experience that we can relate to. अभी हमने देखा ना कि आर्ट फॉर्म से क्या होता है कि हमें अलग अलग आइडियाज़ जो हैं वो मिलते हैं, हम जो दूसरे की फीलिंग है, एक्सपीरियंस है, वो उससे रिलेट कर पाते हैं। इट ऑल्सो लेट अस सी द वर्ल्ड फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स टू अंडरस्टैंड इट बेटर। आर्ट गिव्स अस न्यू पर्सपेक्टिव्स। ये भी हमने देखा था कि कैसे ये हमारे पर्सपेक्टिव को शेप करता है। इट इज़ लाइक वेयरिंग ग्लासेस दैट हेल्प अस सी थिंग्स मोर क्लियरली और फ्रॉम अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। हम दूसरों के नज़रिए से चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं। मोर ओवर आर्ट इज़ नॉट जस्ट अबाउट प्रिटी पिक्चर्स और एन्जॉयबल मेलोडीज। समटाइम्स इट कैन मेक अस थिंक अबाउट थिंग्स वी डिड नॉट नोटिस बिफोर, और इट कैन चैलेंज द वे वी सी द वर्ल्ड। तो वही बात आ गई ना दोस्त, जब हम बात कर रहे थे कि ये इसकी सिर्फ एक एस्थेटिक क्वालिटी नहीं है, इसका जो पर्पस है वो बहुत ज़्यादा अलग है, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है उसको और ज़्यादा ये डीपर करता है, ठीक है। ये समझ में आ गया। सो वी इंगेज विद आर्ट, इट्स लाइक गोइंग ऑन अ लर्निंग एडवेंचर। ये एक लर्निंग एडवेंचर है जहाँ आप सीखते हैं। जैसे हमारा प्री कॉन्सेप्शन, जैसे हमने एक बारी में जो चीज़ सोच लिया था वो हमारा बदलता कैसे है आर्ट के थ्रू। जब हम लिटरेचर पढ़ते हैं ज़्यादा ओपन माइंडेड हो जाते हैं, हमारी जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो ब्रॉडन हो जाती है ना। तो लर्निंग एडवेंचर ही तो है ये सब। वी गेन इनसाइट्स विच मीन वी अंडरस्टैंड थिंग्स बेटर। दिस अंडरस्टैंडिंग मेक्स अस आवर लाइफ्स मोर इंटरेस्टिंग एंड हेल्प एवरीवन अराउंड अस अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अ लिटिल बिट मोर टू। तो ऑब्वियस है कि ये जो समझदारी है, ये जो मैच्योरिटी है, ये जितनी ज़्यादा डेवलप होगी उतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी होगी, है ना। आप उतनी ज़्यादा अपनी सोसाइटी से, वर्ल्ड से इंगेज कर पाओगे। इट्स लाइक वी आर लर्निंग एंड ग्रोइंग टुगेदर थ्रू द मैजिक ऑफ आर्ट। जो कला का जो जादू है उसके थ्रू ही हम सीख रहे हैं और बढ़ रहे हैं। तो यही आपका जो गुड आर्ट का पर्पस था उसके बारे में पूछा गया था। इट शेप्स और पर्सपेक्टिव, रिवील ट्रूथ, तो उसके बारे में हमने लिख दिया, ठीक है। तो दोस्तों आपको ये ऐसे कैसा लगा, आप अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिए। और दोस्तों कुछ लोग मुझे मैसेज कर रहे थे कि सर एक ऐसे इवैल्यूएशन प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट करिए ताकि हम ऐसे जो है सबमिट कर पाए, तो आप उसको रिव्यू करिए।
पर मित्रों अभी देखिए हमारा जो प्लेटफॉर्म है ना वो बहुत ही छोटा है, बहुत ही कम लोग जो है इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं। तो मैं इस चीज़ का वेट कर रहा हूँ कि इसमें कितने ज़्यादा लोग जुड़ पाते हैं। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड होंगे तो मैं क्यों नहीं करूँगा, बेशक करूँगा। अगर इतनी मेहनत करके मैं आपको ऐसे राइटिंग या करंट अफेयर के जो भी कंटेंट अभी आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो ऐसे वैल्यूएशन प्रोग्राम में क्या दिक्कत है, बिल्कुल करेंगे। लेकिन वो एक आध या 2-4 लोगों से नहीं होगा, इट रिक्वायर्स नंबर्स। दैट इज़ वाई ऐसे कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए, ताकि हमारे लिए मोटिवेशन हो कि हम और भी मतलब काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें कर पाएँ। मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है, 3 साल इंस्टीट्यूट में मैंने पढ़ाया है, तो मैं वैसे लोगों को जानता हूँ कि वो यहाँ पे आके आपकी मदद कर पाएंगे। जहाँ तक मैंने कोर्सेज़ के बारे में सोचा है, आपको जिस तरीके से प्रिपरेशन करानी है, इस चीज़ के लिए मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आपका सपोर्ट रहा तो हम आपके इश्यूज़ को यहाँ पे ज़रूर रेज़ करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो भी क्वेरीज स्टूडेंट्स की आती हैं उसको हम रिजॉल्व कर पाएँ। चलिए, अब ये आज की क्लास जो है वो ज़्यादा लंबी हो गई है, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, बट आई होप कि आपने जितना भी समय यहाँ पे स्पेंड किया है वो एक क्वालिटी टाइम हो। ओके, और इसी के साथ हम आज की क्लास ख़त्म करते हैं। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।